भैया हम आपको पढ़ा रहे थे यूपी स्पेशल। सबसे पहले हम भैया सबको गुड मॉर्निंग, जितने भी हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं। और देखिएगा भाई, हम आपको पढ़ा रहे थे नदियों के बारे में, यूपी स्पेशल की नदियों के बारे में पढ़ा रहे थे। अब हम एक नया टॉपिक यूपी स्पेशल में स्टार्ट करेंगे। हम आपको बेटा बता दे रहे हैं जो यूट्यूब पे देख रहे हैं हमें, कि जो हम यूपी स्पेशल पढ़ा रहे हैं, एक बार आप लोग ये तैयार कर लो। सुपरटेक, पुलिस, यूपीएसआई, यूपीपीसीएस कहीं से नहीं पढ़ना, फिर यही वर्क आप लोग कंप्लीट कर लो, पूरा इसी से आ जाएगा। इतना बढ़िया विधिवत तरीके से आप पूरा एक बार यूपी स्पेशल पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें बेटा आज हम एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे, उत्तर प्रदेश की कृषि। हेडिंग डालो सब लोग, नया टॉपिक है बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की कृषि। उत्तर प्रदेश की कृषि। उत्तर प्रदेश की कृषि। तुम भैया शांत रहे ना। अब यदि ज्यादा बोलेगा ना ये, इसको भगा दिया जाएगा क्लास से, इसकी नो एंट्री कर दी जाएगी। चलो देखो, उत्तर प्रदेश की कृषि एवं देखो एवं संबंधित क्षेत्र, ये हेडिंग डाल लो, उत्तर प्रदेश की कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। इसमें हल्का सा बेटा इकोनॉमिक्स से उठाएंगे अपन लोग, हल्का सा बेटा इकोनॉमिक्स से उठाएंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट बेटा इसमें देखो, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो परीक्षा में बनता है, जो अर्थव्यवस्था है। अर्थशास्त्र मतलब अर्थव्यवस्था मतलब कि अपने देश की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी मतलब पैसा, अपने देश का जो कैसे चलता है अपना देश। अपना देश भैया पैसा तो जरूरी है ना, आय तो जरूरी है ना। तो बेटा अपने देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो अपने देश की कृषि है, वो बेटा कौन से सेक्टर में आती है, बेटा कौन से क्षेत्र में आती है। देखो तीन प्रकार के क्षेत्र बताए गए इकोनॉमिक्स में, थोड़ा सा समझा रहे हैं। तीन प्रकार के क्षेत्र बताए गए इकोनॉमिक्स में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, और ये क्या है, तृतीयक क्षेत्र। इसको बेटा जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो इसको बड़े कायदे से पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट आ गया है तो इसको समझाना पड़ रहा है। क्षेत्र बेटा इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में क्षेत्र होते हैं तीन प्रकार के। अर्थव्यवस्था में बेटा क्षेत्र जो होते हैं वो तीन प्रकार के, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर मतलब क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में बेटा वो सब आते हैं जो प्रकृति से जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? प्रकृति से। जैसे अपन लोग कृषि करते हैं, कृषि कैसे जुड़ी है? प्रकृति से पैदा होती है ना, अपन बीज बोते हैं, प्रकृति से जुड़ी है, तो वो भैया काय में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। कृषि, खनन, खनन मतलब जानते हो, खनन मतलब पहाड़ को जैसे खोदते हैं, पहाड़ों की खुदाई करते हैं, वो विभाग कैसे जुड़ी बेटा? प्रकृति। जो चीज प्रकृति से जुड़ी है समझ लो वो कौन से क्षेत्र में आएगी? प्राथमिक क्षेत्र में। अब बेटा अपन ने प्राथमिक क्षेत्र से अपन ने मान लो मक्का है उत्पादन किया, अब मक्का गए अपन लोग ने कहाँ गए? अब आटा, मक्के का क्या, गेहूं का क्या बनाया? आटा। आटा से क्या बनेगी? रोटी। जब बेटा कारखाने को प्रयोग करने लगे, जैसे भैया अपन लोग देखो इतने से पैदा किया अपन ने क्या? गेहूं, और गेहूं ले जाए गए भैया कहाँ पे? चक्की में, चक्की से पिसवाया, फिर उससे क्या बनाया? पार्ले-जी बिस्कुट, कोई और कुछ बनाया, कोई और कुछ बनाया। मतलब निर्माण और विनिर्माण, निर्माण और विनिर्माण, मतलब निर्माण के ऊपर दोबारा निर्माण। जैसे यहाँ से गेहूं ले गए थे, गेहूं को यहाँ से क्या किया? पिसवाया, और पिसवाने के ऊपर के बाद फिर उसमें क्या कारखाने में क्या कर बनवाया? बिस्कुट बनवाई। तो पहले तो गेहूं को पिसवाया, निर्माण किया, आटा बन गया, वो आटे के ऊपर फिर उसमें क्या बनवा दिया भैया? बिस्कुट बना दी। तो भैया निर्माण के ऊपर क्या बनाया? विनिर्माण। निर्माण के ऊपर और निर्माण करो। तो भैया जब ऐसी चीजें जब करते हैं, अर्थात पूरी मशीन है, पूरी कारखाने कौन सी सेक्टर में आ जाते हैं?
द्वितीय क्षेत्र में। और बेटा वो बिस्कुट बनके जो ना बिस्कुट कारखाने में बनी वो बेटा किन के पास आ जाए, दुकानदारन के पास आ जाए। अर्थात इसमें बेटा दुकान सब व्यापार काय में आता है, तृतीय। और दुकान में आ गई तो बेटा वो कौन से सेक्टर, दुकान काय में आ जाए हैं, तृतीय सेक्टर में। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कृषि काय से जुड़ी है, तो कृषि बेटा काय कौन से क्षेत्र में आए, प्राथमिक। बात अपन के तो ये समझना, बाकी अपन के डिटेल में कहूँ घड़ी समझना, अपन को तो सिर्फ ये समझना है कि कृषि कौन से क्षेत्र में आती है, प्राथमिक क्षेत्र। और यह बाकी इकोनॉमिक्स को हुआ है तो इकोनॉमिक्स में समझना। अपन जब इकोनॉमिक्स की बात है, जब इकोनॉमिक्स पढ़ान तो इकोनॉमिक्स में ये बड़े कायदे समझान। अपन को तो सिर्फ ये समझने तो कि कृषि कौन से क्षेत्र में आती है, समझ गए। मुर्गी पालन प्राथमिक क्षेत्र, कुक्कुड़ पालन प्राथमिक क्षेत्र। आई बात समझ में कि नहीं आ रही? जितने भी ये और खनन मतलब न जमीन से तेल निकालना प्राथमिक सेक्टर में, और तेल को जाकर के बेटा कारखाने में जाकर उसका शुद्धिकरण करना कौन से में, द्वितीय क्षेत्र में। और फिर तो टैंकर में भर के दुकान में आगे कौन सा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में। अभी बहुत डिटेल में बताएंगे, इसको मजा आ जाएगा जब पढ़ाएंगे। अभी तो सिर्फ अपन को इतना ही जानना है, ठीक है। अब बेटा देखो, जब हमने आपको ये समझा दिया कि कृषि बेटा कौन से क्षेत्र में आती है, प्राथमिक क्षेत्र में, तो बेटा एक पॉइंट बना के लिखना है आपको। यहाँ पे पॉइंट बनाइए कि अर्थव्यवस्था के आधार पर, अर्थव्यवस्था के आधार पर कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ये तो भैया ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ सकता है। पहला पॉइंट बेटा पेपर में, ये वाला क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है। ये वाला पॉइंट बेटा क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में जो कृषि है, अपने देश की वर्तमान में कृषि है बेटा, ध्यान समझना। वर्तमान में जो अपने देश की कृषि है बेटा, 40% कृषि अब बेटा काय से होने लगी है, मशीनन के द्वारा। कितने परसेंट, ये पूछा जा सकता है कि अपने देश की जो कृषि है बेटा कितने परसेंट मशीनों के द्वारा होती है। उत्तर प्रदेश की कितने परसेंट भैया कृषि भैया मशीनों के द्वारा होती है, 40%। अब आदमी 40% आदमी, 100% मान लो आदमी, 100 आदमी है, माना कि 100 आदमी है तो 100 में से कितने परसेंट मशीनन के द्वारा काम करने लगे, 40%। अभी भी क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा देहाती क्षेत्र है, सबसे ज्यादा गांव है उत्तर प्रदेश में, अभी भी भारत में या उत्तर प्रदेश में अभी भी 60% लोग काय के द्वारा भैया कृषि करते हैं, हल के द्वारा। अभी भी भैया मशीनों के द्वारा भी कृषि नहीं की जाती है। तो बेटा लिख लो एक पॉइंट कि वर्तमान में कृषि का 40%, वर्तमान में कृषि का 40% मशीनीकरण हो चुका है। मशीनीकरण समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? ये दोनों पॉइंट हो चुका है। ये दोनों पॉइंट बेटा समझ में आए कि नहीं आए? आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट बेटा, सबसे ज्यादा भारत में, क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा, भारत में सबसे ज्यादा रोजगार जानते हो क्या? रोजगार मतलब कि अपन के भैया कमाई, अपनी कमाई भारत में या उत्तर प्रदेश में, भारत और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार बेटा जो पैदा करता है, रोजगार देता है, वो बेटा क्या है? कृषि। प्रत्यक्ष रूप से 55% और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 60%। 60% लोग काय पे निर्भर हैं? कृषि पर निर्भर हैं बेटा। आधी बात समझ में कि नहीं आ रही? अब यही से तो अपने देश, भारत देश को क्या बोला जाता है? कृषि प्रधान देश। कृषि प्रधान देश। अपने देश में बेटा कृषि बहुत जरूरी है ना। अब आदमी कृषि में ज्यादा ध्यान नहीं देते, कहते भैया हमारा लड़का जमीन खेती ना करे, खेती करना अपने आप को हीन भावना समझता है। ये एक मानसिकता ऐसी हो गई है लोगों की बेटा, हम बता दें
मानसिकता ऐसी हो गई है कि जौन चीज में अपना देश आगे जा रहा है वो चीज नहीं करते, वो चीज नहीं करेंगे, और जौन चीज अपने देश में कभी भाई नहीं है वो चीज लागू कर रहे, विदेशी ले आ रहे। अरे जो अपना देश जिसके लिए जाता है, कृषि के लिए जाना, अपने देश से बेटा अनाज दूसरी जगह जाता है ना। जिस चीज के लिए उसी जो अपने देश में आगे जा रहा है, अपने देश में जो चीज मजबूत है उसी चीज को मजबूत काहे नहीं कर रहे, उसी चीज को भैया मजबूत क्यों नहीं कर रहे। ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है, ये भैया थोड़ी सी सोचने वाली बात है, और ये वाली सोच बेटा सरकार को लानी पड़ेगी, ये सरकार को सोचना पड़ेगा। ये जरूरी, ये बताओ, कहते थे भैया हम पढ़े लिखे तो खेती कर रहे, तो पढ़ा लिखा क्या खेती नहीं कर सकता? यदि पढ़ा लिखा है तो बेटा और तकनीक से खेती कर सकता है वो। यदि जो इंसान जो पढ़ लिख करके खेती करता है ना, वो अच्छी तकनीक से भैया उसी खेत में बेटा एक साइड में गन्ना लगा देगा, एक साइड में मुर्गी पालन कर देगा, तलैया खुदवा के बेटा मछली पालन करवा देगा। ये साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कर सकता है, एक में की योजनाएं ला करके। अरे बात समझ में कि नहीं आ रही? तो इसमें सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार को सोचना चाहिए कि कंगी जा रही है, 50 फॉर्म निकलते हैं, 5 करोड़ फॉर्म डल जाते हैं। बताओ 50 फॉर्म में 5 करोड़ फॉर्म, अब बताओ पेपर कहाँ जाएगा, कितना टफ आएगा। 50 जगह निकली, 5 करोड़ फॉर्म डल गए उनमें। तो थोड़ी सोचो। वर्तमान में बेटा कृषि का कितने % मशीनीकरण हो चुका है? 40%। तो भारत में सर्वाधिक रोजगार कौन देता है बेटा? कृषि। और कृषि कर वो नहीं चाह रहे कौन भी पिता। वर्तमान में बेटा ऐसी मानसिकता खराब हुई, कौन भी पिता अपने लड़का का खेती नहीं करवाओ चाहता है। कोई भी पिता अपने पुत्र को खेती नहीं करवाना चाहता, और खेती में बेटा अपना देश आगे आ है, तो वो जो में आगे है वही में पिछड़ रहा हुआ है। कैसी सोच है? जैसे कौन के पास खेती है बेटा, कौन को कहते हमारा पुत्र हमारा बेटा खेती करता है तो उसके यहाँ शादी तक नहीं करे। ये तो किसान है भैया, कितनी करने हैं, सरकारी जॉब करें, हो सरकारी जॉब। यो नहीं पता, यो नहीं पता कि जो खेती करके रुपया कमा रहा हुआ है वो जो सबसे ज्यादा टाइम दे रहे तो तुम्हारी लड़की के, तुम्हारी पुत्री के सबसे ज्यादा टाइम दे दे वो इंसान जो खेती कर रहा हुआ है। और जो जॉब कर रहा हो वो तो सुबह से निकल जाए और डायरेक्ट रात के है, रात भर सोइंग लाने है बस, और फिर सुबह से निकल जाए। आओ तो ध्यान से समझना बेटा, एक पॉइंट और लिखो, भारत में सर्वाधिक रोजगार कृषि क्षेत्र में आता है। सबसे ज्यादा रोजगार बेटा यही में मिला, तो यही से पिछड़ रहे अपन। सबसे ज्यादा रोजगार बेटा कृषि से मिल रहा हुआ है। प्रत्यक्ष रूप से, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख लो बेटा, प्रत्यक्ष रूप से 55% जनसंख्या, अपने देश की 100 में से 55% जनसंख्या, 55% जनसंख्या, परसेंट को चिन्ह बेटा जो लगो ध्यान समझ लो। 100 में से मान लो, माना कि 100 जनसंख्या है तो 100 में से 55, पूरी की 55%, तो 55% जनसंख्या, प्रत्यक्ष रूप से 55% जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र पर निर्भर है प्रत्यक्ष रूप से, जो मतलब पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं बेटा, खेती कर रहे हैं, लेकिन कुछ खेती से जुड़े हैं लेकिन वो भैया वास्तविक रूप से नहीं खेती कर रहे, दूसरे के द्वारा करवा रहे हैं, मतलब जैसे बटाई से देते हैं। आदि बात समझ में कि नहीं आ रही? तो प्रत्यक्ष मतलब जो सीधे काम करे खेत में जाकर, और आप प्रत्यक्ष रूप से भैया अपना खेत को उधार मतलब दे दे काम करेगा आप प्रत्यक्ष रूप से। तो दोनों में आ सकता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिख लो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से।
अप्रत्यक्ष रूप से 60% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। प्रत्यक्ष बिल्कुल पूछे जो स्वयं खेती करता है वो कितने परसेंट, 55, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूछ दे तो कितने परसेंट, 60%। जनसंख्या कृषि पर आधारित है, कृषि पर निर्भर है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष को मतलब बेटा, प्रत्यक्ष मतलब सीधे कोई इंसान ज्यादा खुद की खेती करे, और अप्रत्यक्ष मतलब दूसरे के द्वारा खेती करावे। हाँ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बेटा 60% कृषि पर आधारित हैं, और ओनली प्रत्यक्ष रूप से पूछे तो कितने परसेंट, 55%। बेटा समझ में आ रहा हो ये सब जो पढ़ा रहे हैं हम आपके, बोलो समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा होगा? ये सब आ रहा है ना? लग गो बेटा, जो आप लोग यूट्यूब वाले भैया स्क्रीनशॉट ले लो की, हो गया? चलो देखो, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इतनी बात बेटा, अर्थव्यवस्था के आधार पर कृषि कौन से क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र पर। वर्तमान में मशीनीकरण कितने परसेंट हो गया? भारत में सर्वाधिक रोजगार कौन देता है? प्रत्यक्ष रूप से भारत में भैया कृषि पर कितने परसेंट, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 60%। आगे चलिए बेटा, अब हेडिंग डालो, भारत की कृषि की जीडीपी में हिस्सेदारी। भारत की कृषि की जीडीपी में भारत की कृषि की जीडीपी में हिस्सेदारी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। हिस्सेदारी ये बेटा क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है। अब सबसे पहले तो अपन को समझ लो जीडीपी क्या होता है। जीडीपी क्या होता है सबसे पहले ये बताओ। जीडीपी बेटा देखो ध्यान से समझ लो, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये भी क्वेश्चन बेटा इकोनॉमिक्स से का है, थोड़ा सा समझाएंगे, बाकी हम बेटा आपको इकोनॉमिक्स में जीडीपी बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ाएंगे। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? क्या ये सब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, जीडीपी ईडीपी, लेकिन हम समझाएं दे रहे थोड़ी सी, जब बात आ गई जीडीपी की तो हम जीडीपी थोड़ी सी समझाएं दे रहे हैं। जीडीपी क्या है ध्यान से समझिएगा बेटा। जीडीपी क्या है? जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल, हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। हिंदी में इसको जीडीपी को बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। मतलब मान लो देखो बेटा जीडीपी क्या होती है, तनक समझ लो बेटा, फिर बाद में हम तुम्हें बताइए। मान लो बेटा भारत में, ये भारत का क्षेत्र है, क्या है, कौन सा क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है बेटा, ये कौन सा क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र है। भारत के अंदर, ये पूरा भारत है बेटा, ये पूरा भारत है। भारत के अंदर समस्त वस्तु, समस्त क्या बेटा, वस्तु, समस्त वस्तु। मान लो बेटा जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी ने बेटा मान लो 50 करोड़ रुपया कमाए। आई बात समझ, टाटा ने कितने कमाए, 50 करोड़। और मान लो बेटा एक एलजी कंपनी है, एलजी टीवी में आती है एलजी कंपनी, इसने कमाए बेटा 10 करोड़ रुपया। कहाँ पे रह गए कमाई, ये भारत के अंदर रह गए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो आ रही कि नहीं आ रही? और यदि कोई विदेशी है बेटा, कहा है विदेशी है, को है विदेशी, विदेशी भारत में रह रहा हुआ है, उन्हें कमाए बेटा कितने, 30 करोड़ रुपया। कितने रुपया कमाए, 30 करोड़ रुपया। तो ध्यान से समझ लेना बेटा कि जितने भी भारत के अंदर एक साल में जितना रुपया कमाया जाता है,
जितना रुपया कमाया जाता है वो देश की क्या कहलाती है बेटा? जीडीपी, आय कहलाती है। क्या कहलाती है? आय कहलाती है। मतलब सकल घरेलू, चाहे हम नौकरी के द्वारा बेटा कमाएं, चाहे वो बेटा कछु वस्तु बना के कमाएं। कोई वस्तु मतलब जैसे मान लो कोई वस्तु है, वस्तु मान लो 50 रुपया की है, ठीक है, 25 रुपया तो इसको बनाए मैंने कर को, और बचो कितो 25 रुपया बचो ना, तो ये जो ना आय है, आय है तुम्हें नौकरी के द्वारा जितना तुम्हें रुपया मिल रहा हो वो आय जितनी तुम बचत कर रहे हो। देश के बाहर की भारत को आदमी है और देश के बाहर काम कर रहे हो और 30 रुपया कमा के भारत में भेज रहे हो, वो नहीं जोड़े, भारत के अंदर ही जोन है वो रुपया कमा रहा हुआ जितना, चाहे कंपनी हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो नौकरी करने वाला हो, कौन भी व्यक्ति हो और रुपया कमा रहा हुआ, तो वो भैया का कहला है? जीडीपी। देश की जीडीपी बहुत जरूरी है। यदि जीडीपी देश की बढ़ेगी तो देश क्या करेगा? उत्थान करेगा। कैसे? क्योंकि भैया देश में फिर क्या आएगा? पैसा। पैसे का बढ़ना ही तो भैया ऐसे उत्पाद बनाए, मान लो बेटा कुर्सी बनाई, वे तो देखें भी तो जीडीपी बढ़े कि ना बढ़े। तो जितनी चीजें बनाई जाती हैं बेटा देश में, जितना बेटा पैसा एक वर्ष में एक निश्चित सीमा के अंदर, एक वर्ष में एक निश्चित सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य, सेवा का क्या कहलाता है बेटा? अंतिम मूल्य, वही बेटा क्या कहलाता है? जीडीपी। आई बात समझ में? जीडीपी। आपसे जीडीपी समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। मतलब एक साल के अंदर अंतर्गत बेटा जितने अंतिम मूल्य, जितना रुपया कमाओगे हुआ है, जितना रुपया बेटा उमें डाल खर्चा जितना भी आओ है उतो बेटा मान लो भैया कौन चीज बने में बेटा 40 रुपया को खर्चा हुआ है, कितने कंपनी ने बेटा 45 रुपया को रुपया डाल के निकालू, 45 रुपया भैया डाल के निकालू में प्राइज, तो बेटा जो प्राइज 45 जोड़े ये रुपया पूरा अंतिम मूल्य जितना रुपया आया वो भैया देश की क्या कहलाएगी? जीडीपी। क्या कहलाएगी? जीडीपी। तो देश के अंदर जितना रुपया, जितना चाहे कार वस्तु बना के आवे, चाहे बेटा नौकरी करके आवे, चाहे कछु के द्वारा आवे, अंतिम मूल्य वही क्या कहलाती है? देश की जीडीपी। जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो इसको भैया बड़े कायदे से समझाएंगे, ठीक है। तो जीडीपी बेटा देश की जीडीपी की हिस्सेदारी हम बताएं दे रहे आपका कितने % है, ठीक है। जल्दी से आप लिख लो क्योंकि टाइम हो गया है, सर आने वाले होंगे मैथ वाले। देखो तो जीडीपी की हिस्सेदारी 3 प्रकार से अपन के याद रखना है। जीडीपी की हिस्सेदारी, जीडीपी की हिस्सेदारी बेटा 3 तरीके से। इकोनॉमिक्स के हैं, इकोनॉमिक्स में बहुत कायदे से समझाएं सब जीडीपी डीपी, ठीक है। ऐसे बेटा आप समझ में आ गो ना, अंतिम मूल्य मतलब जो तो आओ वही जीडीपी कहलाऊ है। तो बेटा 1951 1952 में जीडीपी अपने देश की कितनी थी, कितने % थी? 1951-52 और एक के बाद बेटा 2019 और 2020 के आधार पर कितनी थी, फिर 2021 और 2022 में कितनी थी जीडीपी। तो याद रखियो कृषि के आधार पर जीडीपी। तो अपने देश की बेटा जो भारत की कृषि की जीडीपी की हिस्सेदारी, मतलब जीडीपी में, जीडीपी को बढ़ाने में कृषि की कितने % हिस्सेदारी आती? अब ये बता रहे हैं हम कृषि में कितनी आमदनी भाई एक साल में। तो बेटा 1951 1952 52%, आज 52% बेटा 52% रुपया, 52% आय काय पे जाती थी बेटा? कृषि के क्षेत्र से जाती थी। बताओ 1951 1952 और घटत 1951 1952 के बाद जैसे 2019 2020 आओ बेटा इतना रुपया कम जान लगो कृषि से, कृषि को उत्पादन नहीं हो पा रहा हो तो बेटा इतना, हाँ 2019 2020 के आंकड़े के आधार पर बता रहे हैं हम, इतना कम किस बेटा। देखो तो पहले है तो 52%, पहले तो 52% जीडीपी रुपया जात तो कृषि से देश के लाने, और बेटा 2019 2020 में इतनी घटिया स्थिति आ गई थी कि 17.5%। कितने %? 17.5% 2019-2020 से जान बताओ कितनी थी, वो बताओ कितना हो गया, कितना बदलाव आया है? 17.5%। और बेटा ध्यान से सुन लो और समझ लो बेटा, लेकिन इतने पे क्योंकि मैं कोरोना काल आ गया था यहाँ पे कोरोना काल आ गया था तो आदमी सब भागे आए थे तो भैया खेत पर रुझान आ गो, तो खेती ज्यादा करने लगे थे। तो बाहर आदमी रहते सब भागे आए थे तो बेटा नहीं तो और गिरती अब है
यदि कोरोना ना आता ना तो आदमी, और ऐसे घर में यदि 5 आदमी आते तो भैया 4 आदमी बाहर चले गए थे कमाए कारखाने में, खेती दूसरे के देखें, खेती को करता ही ना थे, आधे खेत खाली डरे आते, खेती को करता ही ना तो बेटा ये में और गिरावट आती। वो तो भैया कोरोना लग गो 2020 के बाद कोरोना आ गया तो आदमी सब आ गए, और आदमी आ गए तो उनको सब धन धंधा सब खत्म हो गए, तो भैया क्या करने लगा, जो भाई खेती करने पर तो हल्की सी GDP तो बढ़ गई थी, कितने परसेंट, 19.9%। 2021-22 में कितने परसेंट GDP बढ़ गई थी, थोड़ी 17.5 से कितनी हो गई थी, 19.9%। तो देखो 1951-52 में GDP 52% कितनी थी खतरनाक भैया, और देखो ये 2019-20 को हाल 17.5% रही, कृषि पे कोई सोच ही नहीं थी, और तो कोरोना आ गया तो थोड़ी सी बढ़ गई, नहीं तो और घटती 19.9% बची। आगे बात समझ में आप लोगों के, इतना आप लोगों को भैया तैयार करके आना है, कल हम भैया कृषि आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। कल बताएंगे आपको खरीफ की फसल क्या होती है, रबी की फसल क्या होती है, जायद की फसल क्या होती है, ये सब चीजें बताएंगे आपको, ठीक है। कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, ये सब तरीके से बढ़िया तरीके से आपको समझाएंगे। चलिए, हमें आशा है कि भैया यूट्यूब वालों को भी बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।